2025 कैसा रहने वाला है? 2025 का मेरा अलग आकलन है जो मैं बता रहा हूँ, और भविष्य मालिका का अलग आकलन है, ग्रहण के अलग आकलन है, लेकिन तीनों को मिलाने पे ये साल बड़ा गड़बड़ है। इकोनॉमिकली हम लोग टाइट होने वाले हैं। हाँ, पैसा बचा के रखना शुरू कर देना चाहिए अभी से। देखिए, पैसा तो बचाना चाहिए, पैसा अनाप शनाप जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें पैसा लगाया जा सकता है, क्योंकि पर अगर वॉर हो गई, स्टॉक एक्सचेंज में जो डेली बेसिस पे करते हैं, क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग, वो सब तो करना खुद ही छोड़ देंगे। तो मतलब मोदी जी की सरकार नवंबर तक, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन सितंबर तक भी प्रॉब्लम है, पर सितंबर के बाद 25 के बाद सरकार को बहुत बड़ा खतरा है। ये सरकार जिसने शपथ लिया है 2024 में, ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेगी। ये तो 1000% नहीं करेगी। मुझे जैसे उसमें आपने बताया कि आपको किसी की कुंडली भेजी गई थी ये बोल के कि ये भगवान कल्कि की कुंडली है, तो उसमें ऐसा क्या खास बात थी? तो जो कल्कि की कुंडली है, मुझे लगता है भगवान कल्कि का जो अगर है तो ये कुंडली 20-21 साल के वो हो चुके हैं। अच्छा, हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो अभी 4,32,000 साल का कलयुग है, उनके हिसाब से तो इस 2032 तक कलयुग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं, सतयुग शुरू हो जाएगा। वो सही है? वो सही है। तो यह स्वागत है तरुण शर्मा शो में, और 2024 अब ख़त्म होने ही वाला है और 2025 अब शुरू होने वाला है। और 2025 के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं कि कोई बहुत बढ़िया साल नहीं होने वाला है। मैं बहुत सारे ज्योतिषों से बात कर चुका हूँ और बहुत सारी प्रेडिक्शंस पहले भी हो रखी हैं 2025 के बारे में, और आज भी हम लोग बहुत सारी प्रेडिक्शंस करने वाले हैं 2025 के ऊपर। स्पेसिफिकली हम लोग थोड़ी सी भविष्य मलिका के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि भविष्य मलिका में 2025 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है। उनके हिसाब से तो कलयुग ही ख़त्म होने वाला है 2025 में। और इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच हैं आज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, अगर मैं बोलूं, एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार सिंह जी। सुशील जी कैसे हैं? बढ़िया। तीसरी बार स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। बिल्कुल। कैसा चल रहा है सर? सब अच्छा चल रहा है। तो सर शुरू करें आज का पॉडकास्ट। हाँ। सबसे पहले मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, ये जो मुझे बहुत शिकायत मेरे व्यूअर्स से मुझे मिली है कि आप उस विद्या का नाम क्यों नहीं बताते हो जो गुप्त विद्या है। जी, फिर हम शुरू करेंगे कुछ और। बिल्कुल। देखिए, आपने इसीलिए मुझे कंट्रोवर्शियल भी कहा। हाँ। कि हम नहीं बताते। जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो हमसे संपर्क रखता है, यजमान कह लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए उनको, वो हम जो नीडी हमारे पास आ रहा है, और मेरा एक पहले से ही एक पैमाना रहा है कि ज्योतिषी का काम भविष्य बताना है और एग्जैक्ट भविष्य बताना है। तो मैं भी 25 साल मैंने पराशरी की है, और उसमें जो राजनीतिक भविष्यवाणी आती वो तो कोई नहीं गलत हुई। अब मैं इस वक्त थोड़ा बंद कर दिया हूँ, जब से पॉडकास्ट वगैरह शुरू हुए हैं मैं राजनीतिक भविष्यवाणियाँ शायद ही किया हूँ, नहीं तो मैं 2008 से लेकर लगातार हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण लिखता रहा। अब आई बात आपकी कि मैं इसका नाम क्यों नहीं बताता। चक्कर यह है कि जिस विद्या को लोग मार्केट में लाए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को, तो वो मैंने बहुत सारे वीडियोस देख डाले, कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारी तरह से करता। अच्छा। हाँ, हमने पहले पॉडकास्ट में आपसे कहा था कि सिर्फ 18 लोग हैं। अब मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करूँगा कि 18 लोगों में से 6 लोग कंफ्यूज हैं। अच्छा। 6 लोग इंटरनेट की दुनिया से गायब हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, अच्छे लोग हैं। तो वो पब्लिक आई में नहीं रहते? पब्लिक आई नहीं, वो रिमोट एरियाज में हैं, गाँव में हैं। ओके। साउथ में हैं। लेकिन ये जो विद्या है, मैं जानता हूँ इस विद्या का 40% मेरे गुरुजी जानते हैं। अच्छा। 40 वो भी नहीं जानते, मतलब 60 वो भी नहीं जानते, क्योंकि जब कोरोना फैला था तो राव सर को लगा कि मतलब हमारा एज ज़्यादा हो ही गई थी, तो उन्होंने लोगों से संपर्क किया। अच्छा। मुझे बाद में बात पता चली। अच्छा, मेरे पास उस समय उम्र का या लाइफ स्पैन का, लॉन्गेविटी का फॉर्मूला नहीं था, मैं इसे फॉर्मूला ही बोलता हूँ। पहले भी आपको मैं बताया, हाँ, फॉर्मूला ही बताया आपने। एक
लाइन के फॉर्मूले हैं। आज मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में डाला है, यूट्यूब में भी देख सकते हैं आप, उसमें डाला है गुरु जी की कुंडली है मेरे, राव सर की। हमने कहा जिसको देखना हो देख लीजिए। इसी लग्न कुंडली में एक लाइन में का फॉर्मूला है कि इनकी शादी नहीं होगी, और एक लाइन का फॉर्मूला है इनके बच्चे नहीं होंगे। ये दोनों, इन दोनों के लिए आइडियल कुंडली है। ओके। राव सर की, के.एन. राव सर की, सभी जानते हैं, इंटरनेट पे उपलब्ध है, सभी दर्शक जाके देख सकते हैं। शुक्र मंगल लग्न में है। तो मैं उस विद्या को, अगर नाम तो कोई है नहीं तो मैं बताऊं कैसे? अच्छा, उसका नाम ही गुप्त विद्या है ना, जिससे मैंने सीखा, पहले तो कोई नाम सचमुच नहीं है। Okay. एक कंपोजिट नाड़ी का सिस्टम है। और मैं जैसा कि बताया कि जैसे विवाह की बातें हो गई, बच्चे की बात हो गई, जॉब या बिजनेस या नौकरी करेंगे, इन सारी चीज़ों में, एज, डेथ, तो इन सारी चीज़ों का कोई पराशरी में आज भी मैं कहता हूँ कि पराशरी में एक बार में कोई शादी की डेट निकाल दे तो मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। आप कर चुके हैं। एक ज्योतिषी की ही राव सर 4 बार शादी बताए और नहीं हुई। अच्छा। उनसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, इस कायनात में। के.एन. राव सर से बड़ा कोई, आदरणीय के.एन. राव सर से बड़ा कोई नहीं है। तो मैं इसको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मिल गया, मुझे आता नहीं है। अच्छा। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे मिल गया वो फॉर्मूला, और उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो जैसे डेथ में है, डेथ के फॉर्मूले में, उसमें थोड़ी सी साधना करनी पड़ी थी हमें। अच्छा। उसमें साधना करनी पड़ी थी, और वो आजकल उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई है ये जानने की कि मैं कब मरूंगा। हाँ, लोग ये जानना चाहते हैं। जी 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 जी। हुआ क्या कि मैं एक जगह बैठा हुआ था इसी दिल्ली में, आज के 4 दिन पहले, किसी पॉडकास्ट में ही था। तो वहाँ के एक सीनियर अधिकारी, उन्होंने पॉडकास्ट में जो देखते हैं वो विभाग, सीनियर अधिकारी ने एक कुंडली दी एक लड़की की। उन्होंने कहा ये देखिए, उनको कुछ ज्योतिष आती थी, वैदिक ज्योतिष आती थी। उनका ये देखिए, ये लड़की की शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा इनकी ये 33 है, 35वें में शादी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा लेकिन ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं, अवसादग्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर आगे बढ़ने की चाह है, इसलिए ये दवाइयाँ भी लेती हैं। मुझे तो लगता है कहीं ये इनकी लाइफ कम ना हो जाए या सुसाइड न कर ले। हमने कुंडली दीजिए। तो हमने कहा आपको क्या लगता है कि अगर ये ऐसा करती हैं तो कब तक करेंगे? कहा 10-15 साल में ये कर देगी। हमने कहा इनके पास सिर्फ 7 महीने हैं जीने के, शादी के बाद। अच्छा। शादी हुई, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं, डेथ हो जाएगी 7 महीने में। हाँ, शादी के 7 महीने बाद इनकी डेथ हो जाएगी, मैंने बताया। और मैंने ये भी बताया कि कृपया करके उनसे जाके मत बकिएगा। आप, चूँकि उनको थोड़ा थोड़ा मालूम है ज्योतिष का, जो उन्होंने अल्पायु वगैरह देखी, ऐसा नहीं कि पराशरी में कुछ नहीं हो, लेकिन एग्जैक्टनेस नहीं, एग्जैक्टनेस कम है। एग्जैक्ट जो होता है वो पिन पॉइंटेड नहीं है, उसमें पिन पॉइंटेड नहीं है। तो मैंने कहा ये तो ये घटना हुई। तुरंत जो दूसरी लेडी थी, उन्होंने अपनी बहन की कुंडली दे दी। वो लेडी भगवान कृष्ण की भक्त और बड़ा इंट्यूशन अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सर इनकी, ये मेरी बहन है और मुझे नहीं लगता कि इनका समय बचा है, ज़्यादा इंट्यूशन होता है। मेरी माँ भी यही कहती है। ब्राह्मण परिवार के थे, तो मैंने देखा उस साइड के ब्राह्मणों में भगवान कृष्ण की ज़्यादा पूजा होती है, वो लोग रखते हैं। तो मैंने कहा, इन्होंने कहा कि इनके संतान होगी कि नहीं होगी और उम्र कितनी है। बहुत दुखद ये था कि संतान तो अगली साल हो जाएगी, लेकिन इनका भी 6 महीने बाद डिमाइस। तो पहले केस में शादी के बाद
दूसरे केस में बच्चे के बाद। अब आप ये बताइए, जो लोग बताते हैं, मैं तो दूर रहता हूँ किसी कंट्रोवर्सी से। ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चली रही मेरे साथ कि विद्या का नाम क्या है। कोई आके बताएं ये चीज़ें, है ना। अब तीसरी घटना, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा एक से। तीसरी घटना ये हुई, एक महिला ने मुझे फ़ोन किया, 21 दिन हो गए, लगभग 21-22 दिन। उन्होंने कहा कि इनकी, मेरी बेटी है, इनकी शादी, इनके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। हमने कहा नहीं होंगे बच्चे, नहीं होंगे। फिर कहें शादी। तो इसी बीच वो बोल पड़े कि एक ज्योतिषी के नाम लिया उन्होंने। अभी लड़का है बिल्कुल, लेकिन ज़बरदस्त मार्केटिंग करके मशहूर है। ज़बरदस्त मतलब करोड़ों रुपए फूंक डाले उसने। अच्छा। और 50-60 हज़ार रुपये फीस ले रहा। उन्होंने कहा जब इनकी 1200 रुपये फीस थी तो इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज में डाला कि 2024 में होगी। फिर दोबारा मैंने कांटेक्ट किया कि पंडित जी, समय तो बीत ही तो रहा है, कुछ बताइए कैसे, अभी तक तो नहीं हुई। इन लोग का अगस्त में हो जाएगी, चिंता मत करो। तब इनकी फीस 11,000 हो गई। तीसरी बार जब अगस्त बीत गया, अक्टूबर में इन्होंने कांटेक्ट किया तो उनकी फीस 60,000 हो चुकी थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि बताइए क्या है आपको ये, भाई इतना पैसा लिए, ठीक है, पैसा तो कोई, देखिए पैसे की तो कोई वो नहीं है। नहीं, कोई कितना भी चार्ज करे, कोई आप कैसे, मैं कैसे रोक सकता हूँ, हैं। लेकिन आपको बताना भी तो पड़ेगा, जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी भी तो बनती है। बिल्कुल। तो मैंने कहा अब सुन लीजिए, अपने हृदय पर पत्थर रख लीजिए, ये लड़की की शादी नहीं होगी। तरुण जी, बड़ा दुख की बात यह है कि मैं, मतलब आजकल जब मैं कंसल्टेशन देता हूँ तो कान धुलने का मन करता है। मतलब लड़कियां 35-36 साल की हो जा रही हैं, गार्जियंस को कोई इशू ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आ रहे हैं। मोस्टली में 2-2 शादियां दिख रही हैं, मोस्टली में तुरंत डिवोर्स दिख रहा है, मोस्टली में बच्चे नहीं दिख रहे हैं। तो जो चाहे हिंदू लोग कहते हैं कि संख्या बढ़ाइए, तो बच्चे होंगे नहीं तो संख्या बढ़ेगी कैसे, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। तो ये बात हुई। अच्छा, तो आज हमें पता चल गया कि गुप्त विद्या का वाक्य में कोई नाम नहीं है, इसलिए आप बता नहीं सकते जी। तो बस फॉर्मूलाज हैं जो आप लगाते हैं और वो आप डिस्क्लोज कर नहीं सकते ऑब्वियसली। सिर्फ हम लग्न कुंडली पे, ये भी नहीं कि नवान दशाम दशा, कुछ नहीं, सिर्फ नाम। हालांकि इसके पहले नवान दशाम देशक्रांत विशांश, इसके बाद मृत्यु भाग देखना, 24वां देशक्रांत देखना, 64वां देशक्रांत, हिंदू लगन सब देखता था मैं। लेकिन जब इससे रिजल्ट आ रहा तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे। बिल्कुल। तो सर अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। 2025 कैसा रहने वाला है सर? जी देखिए, 2025 जैसे 2023 को मैंने कहा था कि अच्छा ठीक ठाक साल होगा, और 2024 भी ठीक ठाक साल बताया था मैंने। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने बोला था कि नवंबर के बाद स्थितियाँ ठीक नहीं रहेंगी। नवंबर 2024 के बाद शनि और राहु, ये तो महत्वपूर्ण प्लैनेट्स हैं, बिल्कुल बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं। और जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैदनी ज्योतिष, दर्शकों को मैं बता दूं, मैदनी ज्योतिष का मतलब देश, किसी निर्जीव वस्तु के बारे में जो प्रेडिक्शन की जाती है वो मैदनी ज्योतिष की जाती, पर्यावरण के बारे में करी जाए। हाँ, किसी जगह के बारे में, तो वो पराशरी से ही की जा सकती, नाड़ी इसमें नहीं लगती। ओके। इसमें नाड़ी नहीं लगती। तो हो क्या रहा है कि 2025 में 29 मार्च को शनि अपनी राशि बदल रहा है। अच्छा, ठीक है। कौन सी राशि में जा रहा है? 29 मार्च को शनि मीन में आ रहा है। अब 29 मार्च को शनि मीन में आ रहा है तो ये 2.5 साल मीन में रहेगा। मीन के शनि को लेकर हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से चिताया गया है। ऐसा नहीं कि मीन का शनि कभी नहीं आया, 30 साल पहले तो आया ही था। आज से 30 साल जोड़ लीजिए क्या क्या घटनाएं घटी। लेकिन जो अप्रैल महीना होगा, 29 मार्च खत्म मानिए, मार्च को खत्म मानिए, न्यू फाइनेंशियल ईयर से, जैसे पहले अप्रैल से, वो मीन राशि में 5 ग्रह बैठ रहे हैं। 5 ग्रह। अच्छा। राहु, बुध, सूर्य, शुक्र, शनि। तो
मीन राशि जल तत्व की राशि है, और इसमें सारे हाँ गर्म ग्रह बैठ रहे हैं जाके। इसी में ये बैठ रहे हैं। और इन इन प्लैनेट्स का जो सीधा सा असर होता है कि भूकंप की संभावना ऐसी स्थितियों में ज़्यादा होती है। अच्छा। मीन राशि में शनि में भूकंप। अब देखिए भूकंप का जो सेक्टर है, जो क्षेत्र है, वो जल होगा। अच्छा। नदी में, समंदर में में सुनामी आने की संभावना है। सुनामी आने की संभावना है, और वो भी यूएस और यूएस के आसपास के, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उस एरिया में आएगी। हाँ, पेरू हो गया, चिली हो गया, और जो यूएस का कुछ क्षेत्र है उस एरिया में वो सेंसिटिव जोन भी है, वहाँ पे सुनामी आने की संभावनाएं हैं। ओके। और थोड़ा सा जल स्तर अपने यहाँ भी बढ़ेगा। और आप इसको जब जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भविष्यवाणिका से चीज़ें जुड़ रही हैं, कनेक्शन है उनका, कनेक्शन है। अब भविष्यवाणिका से ये 100% कनेक्शन मैं नहीं कहता। कारण क्या है कि भविष्यवाणिका में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परिकथा सही लगती हैं, जो हमारे शास्त्रों से कोरिलेट भी नहीं होती, क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो अभी 4,32,000 साल का कलयुग है। उनके हिसाब से तो इस 2032 तक कलयुग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं, सतयुग शुरू हो जाएगा। वो सही है, वो सही है, उसको मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ वो बताओ। 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण का एरा था, उसके बाद कलयुग आ गया। और जो भगवान कृष्ण का तो साइंटिफिक है, जितने प्रूफ्स हैं साइंटिफिक है कि वो थे, उनका थे, और उनका ये एरिया, मतलब ये एरा या ये काल था। उसके बाद डॉक्टर नीलेश ओक ने, जो एक पीएन ओक थे, उनके लड़के, उन्होंने भी बड़ी रिसर्च की थी, तो उनके लड़के यूएस में हैं, आदि सत्संगी एक है यूएस में। इन लोगों ने रिसर्च करके रामायण का एक डेट निकाल दिया है, वो 14,000 साल पहले है। तो कहीं ना कहीं 5-6 हजार सालों का एक युग होता है। पुराणों की भाषा में आमतौर पर लाख और करोड़ समान होता है, वहाँ हजार को लाख बोला जाता है, ऐसा मतलब इसी तरह बोला जाता है। तो गणना पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गणित पे या उस संख्या पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पुराण सारे जो ज़्यादातर जो ज्ञान है वो पुराणों से ही आए, है ना। तो वहाँ पे ये जो बताया गया है कि कलयुग समाप्त होने जा रहा है, सतयुग शुरू होने जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 2040 के आसपास कलयुग समाप्त है, सतयुग शुरू है। लेकिन उस 2040 के पहले वो क्या क्या करेगा ये सोच के सिहर जाता है। घोर कलयुग। और घोर कलयुग में सच बताऊं, क्योंकि जैसे आपका एरिया अलग है, डॉक्टर सिर्फ नब्ज पकड़ता है, वकील सिर्फ जो लीगल इश्यूज हैं वो वहाँ तक सीमित है, लेकिन ज्योतिषी तो सब कुछ सुनना पड़ता है। मतलब इनका लड़का ये कर रहा है, शादी ब्याह, चीटिंग, दुनिया भर की समस्याएं, मतलब उसमें किस कदर का कलयुग आ रहा है कि कई बार लगता है कि अरे मैं यही तो लगातार 5 कुंडलियों से यही तो मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी ये लगता है कि 5 कुंडलियों में लगातार मैं यही बोल रहा हूँ, सेम चीज़। एक महिला की कुंडली मैंने देखी, बहुत अच्छी, मतलब मुझे लगा कि बहुत सभ्य और अच्छी हैं। खैर मुझे क्या सभ्य से मतलब, कौन क्या है, मैं जज करने वाला नहीं होता हूँ। फिर पिछले महीने की बात है, 1.5 महीने हो गए, फिर देखा कि उनकी 2 शादी, और उनके पति को भी नहीं मालूम कि इनकी 2 शादी है। अच्छा। एरिया बड़ा है, मोबाइल है, टैक्सी है, ऑटो है, बैटरी रिक्शा, एक साथ चल रही है दोनों, एक साथ पैरेलल चल रहा है। इसके बाद तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने कहा हम अब ये मानना पड़ेगा कि कलयुग आ गया है। पुराणों में कलयुग के बारे में लिखा गया है, बहुत गंदा लिखा गया है, तो वो सही नहीं है। अब ये कलयुग आ चुका है, ये और लिखा है कि अब मनुष्य को खाएगा। जी, अरे उसमें तो भगवान भी बहुत ऐसी जगह से पैदा होते हैं कि कोई सोच नहीं, पिता पुत्री के संयोग से ऐसा बोला गया। अच्छा।
अब इससे तो कुछ बुरा हो नहीं सकता, लेकिन मैं उसे नहीं मानता। भविष्य मालिका की बात चली है तो हमको किसी ने एक कुंडली पास की थी, बस डिटेल, भगवान कल्कि। अच्छा। तो मुझे इस वक्त तो कुंडली याद नहीं, साल भर हो गए मैंने भविष्य मालिका पे काम नहीं किया, क्योंकि उसमें कई चीज़ें इतनी बेकार लगी, मतलब झूठी लगी। मैंने किसी के साथ किया था पॉडकास्ट एक, उन्होंने बोला कि कल्कि अवतार ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, बता रहा हूँ मैं, मुझे भी यही लगता है। अच्छा। मुझे भी यही लगता है। तो मैंने भगवान कल्कि की जो सो कॉल्ड कुंडली थी देखा, तो अगर वो कुंडली है तो उस कुंडली में अवतार ही जन्म ले सकते हैं। अच्छा। वो कुंडली भगवान राम की तरह कुंडली है, पर उस कुंडली में मंगल इतना स्ट्रांग है कि भगवान राम तो 14,000 लोगों को एक साथ मारते थे, उसमें पता नहीं कितने होगा। लेकिन जो करंट स्थितियां हैं, अब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं तीर धनुष गदा यही चल रहा है, न्यूक्लियर। हाँ, इसीलिए हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो पता नहीं कितनी पता नहीं कौन कौन से हथियारों का प्रयोग होगा, ऐसा भविष्य मालिका में कहा गया है। लेकिन 2025 का मेरा अलग आकलन है जो मैं बता रहा हूँ, और भविष्य मालिका का अलग आकलन है, ग्रहण के अलग आकलन है, लेकिन तीनों को मिलाने पे ये साल बड़ा गड़बड़ है। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए गड़बड़ है? नहीं, भारत के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। भारत के लिए तो सबसे कम गड़बड़ है। अच्छा। कारण क्या है, 29 मार्च को शनि राशि बदल रहा है, फिर मई में गुरु और राहु राशि बदल रहे हैं। ओके। 3 बड़े प्लैनेट, 3 के तीनों राशि बदल रहे हैं। हमारी नाड़ी में वहाँ तो गोचर होता नहीं, लेकिन इन्हीं तीनों पर पूरी की पूरी प्रेडिक्शन छिपी होती है, इन्हीं तीनों। ये तीनों बदल रहे हैं 2025 में, मतलब नेक्स्ट ईयर में। तो ये बदलेंगे तो इतना आसान नहीं होगा चीज़ें। जैसे एक मैं अपने YouTube में पहले भी बता चुका था, मार्च महीना मतलब अप्रैल से 2025 के अप्रैल से बहुत बुरा समय है, सितंबर से और बुरा समय है, क्योंकि भारत की खुद की दशा बदल जाएगी मंगल में। अच्छा। मंगल में आ जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री स्वयं मंगल की दशा में चल रहे हैं। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि उनकी जब से मंगल की दशा लगी है, वो उतना चमक नहीं रहे हैं जितना चमकते थे। डिम हुए हैं, कुछ लाइट कम हुई है, तो ये चीज़ें इसमें दिख रही है। अब भविष्यवाणिका क्या बोलती है? भविष्यवाणिका बोलती है कि 14 मुस्लिम राष्ट्र अटैक करेंगे इंडिया पर, वो सक्सेस हो जाएंगे, मतलब कब्जा हो जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि ये सही है या गलत। फिर कोई राजस्थान से कोई आदमी उठेगा और वो जाके गैदर करेगा लोगों को, फिर भारत को आज़ाद कराएगा, और फिर हम उसमें आ जाएंगे, मतलब राजतंत्र में आ जाएंगे। अच्छा, वो एक राजा बन जाएगा। वो राजा बन जाएगा, और वो जैसे कि उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस तरह की बातें हैं। दूसरी चीज़ें, उसी जगह वो राजा बनने से पहले उसको युद्ध करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। उस युद्ध में कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है भगवान कल्कि, माँ काली, हनुमान जी ये सब साथ देंगे। अच्छा। माँ काली का तो संभव है, क्योंकि महाभारत काल में उन्होंने कहा कि अब मैं खाऊंगी, तो भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा जाता है कि कहा कि कलयुग में आपको आहार मिलेगा। तो सर ये तो इंडिया का बता दिया आपने, तो इंडिया कह रहे हो आपकी इंडिया का फिर भी अच्छा है। हाँ, इंडिया का फिर भी अच्छा। तो ये तो मुझे कहीं से अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर ये अच्छा है तो बुरा क्या होगा? बुरा ये होगा कि आज की, जहाँ तक मैंने यहाँ आने से पहले थोड़ी देर पहले न्यूज़ सुना कि इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था। इजराइल और ईरान का तो पंगा चल ही रहा है काफ़ी समय। हाँ, तो आज इजराइल ने रिटेलिएट किया है ईरान पे। अच्छा। आज की घटना है। आमतौर पर तो न्यूज़ में नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ खोला एक न्यूज़ चैनल और उसमें देखा कि इजराइल ने अटैक किया। तो आप ये मान के चलिए मिडिल ईस्ट में स्थितियाँ बहुत बुरी होने वाली हैं, और ये जो समुंदर का असर है ना,
वहाँ भी जो वॉर होगा उसमें समंदर, पानी, जल तत्व की राशियाँ, कर्क हो गया, मीन हो गई, इनमें बैठे प्लैनेट्स, ये सब असर डालेंगे। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। देखिए उस तरह से जो लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होना, मुझे इस तरह नहीं लगता, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में एक तरह से सेनाएं, एयरफोर्स ऐसे चलते थे। अब रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कुछ दिन पेपर में या मीडिया में आया, लेकिन अब नहीं आता, लेकिन वॉर तो चल ही रहा है ना। बिल्कुल। तो उसी तरह थर्ड वर्ल्ड वॉर भी रहेगा। सब लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। सब लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। अमेरिका का फ्यूचर खराब है, इकॉनमी खराब है 2025 में। अच्छा। हाँ, अमेरिका की इकॉनमी खराब है, अमेरिका का फ्यूचर खराब है, और वहाँ रह रहे लोगों के लिए कुछ समस्याएं हैं। मतलब तो सर बचा क्या? मिडिल ईस्ट तबाह कर रहे हो आप, यूएस आप तबाह कर रहे हो, रशिया और यूक्रेन ऑलरेडी लड़के तबाह से हो रखे हैं, तो उसमें और हाँ एक चीज़ और, मैं कोई चीज़ सेक्टर छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा। यूरोप में नेचुरल कैलामिटी आएगी। अच्छा। हाँ, मतलब भूकंप या इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो अफ्रीका वो एक अफ्रीका का भी कोई रीडिंग नहीं, अफ्रीका की कोई रीडिंग नहीं मेरी। अच्छा। हाँ। और इंडिया चाइना का क्या रहेगा सर? इंडिया चाइना का मुझे नहीं लगता 2025 में कोई कुछ होगा। मतलब ये दोनों न्यूट्रल रहेंगे। हाँ। इंडिया, अगर आप कह रहे हो 2025 में, वो तो भविष्य मालिका कहती है कि भविष्य मालिका कंट्रीज हमारे ऊपर अटैक, भविष्य मालिका 25 से 28 की बात करती है। हाँ। 2025 से 2028 तक। पर जो ग्रहण पड़ रहे हैं, ग्रहण को बहुत मैं मान्यता देता हूँ, और मेरे गुरुजी की नेहरू डायनेस्टी नाम से एक बुक है जिसमें ग्रहण का खूब एक्सप्लेनेशन है, आउट ऑफ प्रिंट थी, फिर आ गई है मार्केट में। मैं दर्शकों से कहूँगा, ज्योतिषियों से कहूँगा, उसको पढ़ें, नेहरू डायनेस्टी करके। तो ग्रहण के कारण ही उनके यहाँ सारी मौतें हुई जो लोग गए। ग्रहण के भूकंप का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। जब भी पंच पक्षी शास्त्र है, जब भी ग्रहण होगा तो सारे जानवरों को पता चल जाता है भूकंप से पहले, तो होने लगते हैं वो सब उनको मालूम है क्या होने जा रहा है। तो ये और इस तरह के भूकंप, नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे जब गुजरात में आया तो मैं उस वक्त इलाहाबाद में था, बाकायदा मैंने महसूस किया जो 5वें तल या 6वें तल के ऊपर जो लगा हुआ था टटरी जो भी थी वो उड़ गई थी। मैं चूँकि उस वक्त सुबह 5 बजे उठता था, अपनी पढ़ाई करता था, तो वो सीन मैंने खुद देखा था, ऊपर जाके ध्यान करता था। अच्छा। तो मेरे सामने की घटना, फिर मतलब यहाँ तक असर था गुजरात के भूकंप का। ओके। तो इस तरह की कैलामिटीज दिखती हैं। न्यूक्लियर वॉर होने का कुछ चांसेस है? नहीं, न्यूक्लियर वॉर टाइप का अभी 2025 में नहीं। मतलब पर होने के चांसेस हैं आगे दुनिया में? बिल्कुल होगा। एक चीज और मैं बता दूं आपको, मंगल जिसकी दशा शुरू हो रही है, ज्योतिष में चंद्र मंगल योग, पराशरी ज्योतिष में चंद्र मंगल योग को सबसे बड़ा धन योग बोला गया है। उसको शश मंगल योग बोला गया, लक्ष्मी योग बोला गया। लेकिन नाड़ी में इन दोनों को धन का दुश्मन बताया गया। चंद्रमा कैश है, कैश माना गया, लेकिन ये धन के दुश्मन है। ये खर्चा कराते हैं, गरीबी देते हैं, मंगल धन को रोकता है, वो आने नहीं देता। और वही मंगल भारत की कुंडली के 2nd हाउस में ट्रेजरी में बैठ गया, रिजर्व बैंक में बैठ गया। 2nd हाउस फॉरेन रिजर्व है, और जो भी संचित धन जो रखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी का जो भी पैसा पूरे इंडिया का, वो है 2nd हाउस से हम देखते हैं। उसमें मंगल बैठा हुआ है, उसी की दशा शुरू हो गई, उसी की दशा शुरू हो गई। और मंगल द्वादशेश है, 12th लॉर्ड है। तो आप समझ लीजिए, मतलब खर्चा, मतलब नुकसान। तो सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो हमारा पड़ेगा इकोनॉमी पे। इकोनॉमिकली हम लोग टाइट होने वाले। हाँ, पैसा बचा के रखना शुरू कर देना चाहिए अभी से। देखिए, पैसा तो बचाना चाहिए, पैसा अनाप शनाप जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
अनाप शनाप मतलब लैंड। लैंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, नाड़ी में शायद बहुत लोग, क्या 90% लोग ये बात पहली बार सुनेंगे, लैंड का कारक मंगल ना होके बुध है। अच्छा, हमने पर हमेशा ये बोला था इसका मंगल बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रॉपर्टी बनाएगा। बहुत प्रॉपर्टी बनाएगा, इसीलिए लोग फेल भी हो जाते हैं सबकी। अच्छा, सब लेके घूमते हैं यार मंगल तुम्हारा बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी बताए थे पंडित जी, हो नहीं रहा। जबकि ग्रीन लैंड, खेती वाली लैंड, ऐसी लैंड पे जो थोड़ी बहुत घास उगी हो, उसी को प्लॉट बनाते हैं काट के, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, सब। तो ये बुध था, सारा बुध था। उसके बाद सेकंड प्लेनेट आता है शनि, लैंड के लिए। लैंड के लिए। शनि को हमारे नाड़ी में लैंडलॉर्ड बोला गया है। अच्छा, फिर मंगल आता है थर्ड नंबर पे। तो बुध की स्थिति, मंगल वहाँ पे बैठा हुआ है, मंगल धन को रोकेगा और धन को खर्च करेगा, मंगल खर्चा है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें पैसा लगाया जा सकता है, क्योंकि पर अगर वॉर हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में जो डेली बेसिस पे करते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग, वो सब तो करना खुद ही छोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, नवंबर के बाद, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा, कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा। हाँ, खेलने वाले तो खेलेंगे, लेकिन कॉमन मैन के लिए वो नुकसानदेह होगा। क्रैश होने के चांसेस है नवंबर में। नवंबर में क्रैश होने के चांस है। अपना स्टॉक एक्सचेंज नवंबर दिसंबर में क्रैश शब्द मैं नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि ज़्यादा मुझे इसका इकोनॉमिक्स मुझे नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन वो नुकसान में जाने वाले हैं, डाउन जाने वाला है। जी। और विशेषकर कब से, सितंबर के बाद। हाँ, सितंबर 2025 के बाद स्टॉक मार्केट की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। अच्छा, और सिर्फ एक सिक्योर एरिया है इन्वेस्टमेंट का, गोल्ड। सोना खरीद के रख लो, सोना खरीद के रख लो, क्योंकि गोल्ड तो हमेशा से ही सिक्योर रहा है। गोल्ड पे मैंने ये देखा कि कोई उस पर कोई ज्योतिष नहीं काम किया आज तक। हमें याद है जब पापा लोगों की शादी हुई थी तो 169 रुपीज़ पर 10 ग्राम ये था सोना। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि सोना पीछे जाएगा, सोना कभी नहीं, सोना सोना ही है। और दूसरा, सोना उस टाइम भी महंगा था जब 169 रुपीज 100 ग्राम बिल्कुल था। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ थी उस टाइम, अनाज और सोने का रेट, मतलब लोग अनाज या अपनी खेती का पैसा, खेती को जो उत्पादन होता था उसको बेच के सोना खरीद सकते थे। आज तो खेती का जो प्रोडक्ट है वो बेच के खा भी नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि कहाँ थे, सभी के पास खेती ही थी और क्या था। खूब सोने, दादी वगैरह हम लोग देखे खूब सोने थे। आज सोना कुछ नहीं, आज लोग अपने सोना अपनी सैलरी से, अपने बिजनेस से कर सकते हैं। तो और क्या क्या कैलेमिटीज और क्या क्या सर चीज़ें हो सकती हैं 2025 में? दूसरी जो घटना होगी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड या सिर्फ इंडिया में? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कारण क्या है, मंगल की दशा सितंबर से, उसके पहले 29 मार्च से शनि का आना, मई में राहु और जुपिटर का राशि बदलना, और सितंबर से मंगल की दशा। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर की भी वही दशा चल रही होगी मंगल की। तो इसलिए जैसे कुछ 96-97 में हुआ करता था, संयुक्त मोर्चा सरकार गिरी, इन्होंने समर्थन वापस लिया, ये सब का नाटक, इस तरह की संभावना है बनती। भाई प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन सेम बनते दिखते हैं। अच्छा, मतलब पॉलिटिकली इंस्टेबल रहेगा इंडिया। जैसे एक टाइम पे हो गया था कि हर 6 महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, आपको याद होगा। बिल्कुल। 6 महीने में सरकार, हमें उस टाइम लगता था कि 5 साल सरकार चलती है। सही बात है। उस वक्त देखिए अटल जी जब वही 2000 बने हैं, तब से स्टेबिलिटी आई है। उसके पहले तो इंद्र कुमार गुजराल, देव गौड़ा और कुछ के तो नाम ही नहीं याद, इन लोग को कौन जानता। चंद्रशेखर आजाद भी बने थे, चंद्रशेखर जी बने थे 6 महीने के लिए जी। और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 11 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। उसमें मंडल कमीशन। राजीव जी 425 की मेजॉरिटी लेके सरकार गिर गई थी।
425 अभी तक का रिकॉर्ड है। हाँ 543 में 425 या 421 उन्होंने इंदिरा जी के डेथ के बाद उनको हाँ, जो उनकी सरकार गिर गई। किसने गिराई? वीपी सिंह ने गिराई। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, पहली बार इंडिया में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा बना था। लेकिन मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार आने वाले 2 या 3 सालों में यहाँ मुद्दा बनेगा। अच्छा बनेगा मुद्दा, खत्म नहीं होगा। खत्म कैसे होगा? लेकिन मुद्दा बनेगा, वो सरकारों को खा जाएगा ये मुद्दा, इस तरह का मुद्दा होगा। अच्छा तो मतलब मोदी जी की सरकार नवंबर तक, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन सितंबर तक भी प्रॉब्लम है। पर सितंबर के बाद 25 के बाद सरकार को बहुत बड़ा खतरा है। ये सरकार जिसने शपथ लिया है 2024 में, ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेगी। ये तो क्या 1000% नहीं करेगी, नहीं पूरा कर पाएगी। नहीं, सवाल ही प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा, प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा या मिड टर्म पोल हो। अच्छा कुछ ना कुछ तो हाँ, ये भी हो सकता है कि ये लोग दोबारा मेजॉरिटी लाने के चक्कर में मिड टर्म पोल्स करा दें। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेगी। साथ में ही कांग्रेस भी कुछ बड़ी ऊंचाई पे नहीं जाती दिखती। कांग्रेस को सबको लगता है ऊंचाई पे जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो भी हो, कांग्रेस का भी, जैसे राहुल गांधी की कुंडली में कोई राजयोग नहीं। अच्छा, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर भले बना लें, खुद नहीं बन पाएंगे। सर मुझे लगता है कि कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर तभी बन सकता है जब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने की जिद छोड़ दें। देखिए, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर कभी बन सकता है, पर नेहरू गांधी परिवार का कोई आदमी कभी नहीं बनेगा। अब नहीं बनने वाला? नहीं, अब नहीं। अच्छा दोबारा से थोड़ा इतने दिन कम क्या बने, बहुत बने। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनके तो मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ऑलमोस्ट 30-40 साल तो नेहरू गांधी डायनेस्टी ही चली है। और आपको मैं एक चीज़ और भी बताऊं, 3 पीढ़ियों से ज़्यादा मेरी अपनी शोध है, कोई डायनेस्टी नहीं चलती, कोई डायनेस्टी नहीं चलती, कोई पैसा नहीं चलता। मैंने गांव में देखा लोगों को, मतलब अशरफियाँ और सोने जिनके रहते थे वो फांके खा रहे हैं, उनको मतलब खाने को नहीं। सब दोबारा से थोड़ा सा भविष्य मलिका के बारे में और बात करते हैं। मुझे जैसे उसमें आपने बताया कि आपको किसी की कुंडली भेजी गई थी ये बोल के कि ये भगवान कल्कि की कुंडली है, तो उसमें ऐसा क्या खास बात थी सर? उस कुंडली में जैसे अभी तक की सबसे पवित्र कुंडली भगवान राम की कुंडली मानी गई। अच्छा, भगवान कृष्ण की कुंडली में चूंकि व्यक्ति निजी तौर पर उन्होंने जो भी बोला था, युद्ध कराए थे, बहुत सारे काम, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे, तो वो एक मतलब आइडियल ईश्वर सॉरी देवता की या भगवान की कुंडली नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट ये ईश्वर देवता और भगवान अलग अलग है। तो भगवान राम की कुंडली अभी तक की सबसे पवित्र कुंडली और स्ट्रॉन्ग कुंडली मानी गई है। अच्छा। और इन्होंने भगवान वाल्मीकि ने जो लिखा है, जो कुंडली दी है, तो कुछ लोग सारे ग्रहों को उच्च बताते हैं, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है स्वस्थान या उच्च, तो उसमें एक ग्रह उच्च का नहीं है। तो जो कल्कि की कुंडली है, मुझे लगता है भगवान कल्कि का जो अगर है तो ये कुंडली 20-21 साल के वो हो चुके हैं। अच्छा, मोस्टली ग्रह उच्च के हैं। सबसे जो अलग है वो ये है कि मंगल उच्च का है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा बलशाली है। तो अगर अवतार होते हैं और अगर कल्कि जी आएंगे अवतार के रूप में, ये दो अगर मैं लगा दिया तो फिर बहुत बड़ा विनाश करेंगे वो फिर। अच्छा, सामान्य युद्ध नहीं होगा। प्रलय आने के चांसेस है? प्रलय कभी नहीं आता, मेरा मानना है। प्रलय कभी नहीं आता, पर हमारे ग्रंथों में और उसमें तो नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं। प्रलय आता है, पर सभी हर चीज खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं, कुछ लोग बचे रहते हैं।
ताकि सृष्टि का हाँ, दोबारा से तो हो सके। अभी भी अभी आप क्या सोचते हैं कि मान लीजिए कलयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है 2040 के आसपास, अच्छा। मान लीजिए, तो ऐसी कौन सा कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा, ऐसा कौन सा चीज हो जाएगा कि मतलब दुर्घटना की सब कोई बचे ही ना, ऐसा माना जा सकता है। हाँ, सर अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया और न्यूक्लियर विंटर आती है तो आई डोंट थिंक कि ह्यूमैनिटी सरवाइव कर पाएगी उसको। पता नहीं, पर और बटन से एक ही दबाना है। आपकी बात सही है, लेकिन हम कितने डाइवर्जन में हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इधर है, कनाडा इंडिया इधर है, मिडिल ईस्ट इधर है, इंडिया इधर है, और बाकी ये कंबोडिया, फिलीपीन, थाईलैंड, तो कुछ न कुछ कोई न कोई सभ्यता बचेगी। सरवाइव तो कोई ना कोई तो करेगा सर। और कुछ अच्छा भी होगा 2025 में, ऐसा बुरा ही बुरा है। हाँ, जो हैप्पी इंडेक्स है, हाँ, जो हैप्पी इंडेक्स है वो बहुत अच्छा होगा। इतनी समस्याओं के बाद भी लोग खुश रहेंगे इंडिया में। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, उधर युद्ध हो रहा है, इधर दिवाली की सफाई हो रही लोगों को, इधर कोई समस्या नहीं। 180 करोड़ का देश होगा ये, 150 से ज़्यादा ये, और यहाँ पे 160 तो काउंटेड है सर हम। हाँ, तो 180 मान के चलिए, 180 करोड़ का देश है। उधर हमारे यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रहा है, इधर इजराइल में वॉर हो रहा है, बढ़िया हमारे यहाँ सफाइयाँ हो रही हैं दिवाली की। तो इस मामले में अलग तो हम हैं ही हैं, उसको हम लोग भाग्यशाली हैं। पाकिस्तान का क्या रहने वाला है सर? इंडिया पाकिस्तान का क्या? इंडिया पाकिस्तान का कोई इस तरह का 2025 में नहीं होने जा रहा। कुछ ऐसा युद्ध नहीं होने वाला? मुझे नहीं लगता कोई युद्ध होगा। अच्छा। अब चाहे पाकिस्तान कमज़ोर हो गया हो इसलिए, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, 2025 में मिलिटेंसी या आतंकवाद जोर पकड़ सकता है। इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड? इंडिया में। इंडिया में आतंकवाद जोर पकड़ सकता है। हम लोग 2 जगह मिलिटेंसी देखे हैं, एक कश्मीर में, एक पंजाब में। बिल्कुल। कुछ इस तरह का मुझे दिखता है, मुझे नहीं कहना चाहिए, पर इस तरह की चीज़ें कुछ हो सकती हैं। पंजाब में वैसे भी सर अभी दोबारा से, मुझे पता नहीं क्यों पंजाब लगता है, खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो काफ़ी जोर पकड़ रहा है। मैंने जो सुना है, मतलब मेरे भी कभी ऐसा कुछ मतलब देखा नहीं है, पर सुना ही है हम लोगों ने कि खालिस्तानी मूवमेंट दोबारा से जोर पकड़ रहा है। मतलब आप ये समझिए कि कुछ बुरा होने जा रहा है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, कुछ अच्छा, मतलब कोई चीज़ बुरी होने जा रही है, और आतंकवाद बढ़ेगा, और हिंदू रिलीजन में और भी सेक्ट्स बढ़ेंगे, राम रहीम जो जितने चल रहे हैं, हम मतलब थोड़ा सा और बटेंगे। हाँ, पर अभी तो हमें एकजुट होने का टाइम है। टाइम तो अगर भगवान कल्कि आ गए हैं और कह रहे हैं कि 21 साल के हैं, देखिए, अगर भगवान कल्कि की भविष्य मालिका के कॉन्सेप्ट को मानेंगे तब तो कुछ नहीं मानना पड़ेगा, तब तो सब तब तो सिर्फ वही चलेगा। तब तो वही चलेंगे, सिर्फ वही चलेगा 2028 के कारण। लेकिन मैं निजी तौर पर भविष्य मालिका को 20% ही मानता हूँ। अच्छा, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देता मैं उनको। तो सर अब ये हुआ, बताइए, ये 2025 आपने कब बता दिया, 2026 भी कोई बहुत ज़्यादा आपने बढ़िया नहीं बताया, तो समय बदलने कब लगेगा वापस? अच्छी चीज़ें कब से होने लगेंगी? कुछ अच्छा है आगे भविष्य में? नहीं, भारत के लिए 30-31 के बाद, तो हमें तब तक 30-31 तक किस तरीके से सरवाइव कर लें? हाँ, 2030, ये एस्ट्रोलॉजिकल बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके। 2030 में यूएस में अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप प्रेडिक्ट किया है साइंटिस्ट ने। अच्छा। हाँ, वहाँ पे येलोस्टोन पार्क है, आपने सुना होगा शायद जी। अगर वो फट गया सर, हाँ, तो आप समझिए इंडिया में भी आइस एज आ जाएगा। क्या है वहाँ पे? सर येलोस्टोन पार्क एक अंडरग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा वो है वोल्केनो, और वो बॉम्ब है एक, जिसको जो फटने को अभी फट जाए, नहीं फटने को 100 साल और ना फटे, तो उसकी कुछ गारंटी नहीं है किसी साइंटिस्ट को कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो अगर वो फटता है तो इतनी राख उड़ेगी कि यूएस तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाएगा,
पर उस राख से इतने कई 100 साल तक सनलाइट जो है अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी, और पूरा का पूरा जो वो है वो जम जाएगा। नहीं, अगर इस तरह कुछ है वो तो वो अभी नहीं घटने जा रहा। अभी नहीं घटने वाला। हाँ, भविष्य मालिका में इस तरह का उल्लेख है। मैं बताता हूँ आपको, भविष्य मालिका में इस तरह का उल्लेख है कि अंधेरा छा जाएगा, कई दिनों के लिए अंधेरा। देखिए, ये जो मैंने पढ़ा है, जो श्लोक उपलब्ध हुए हैं, कितना सही है मैं नहीं जानता, कई दिनों तक अंधेरा छाया रहेगा, लोग मतलब घरों से नहीं निकलेंगे, ये भविष्यवाणी में है। देखिए, दिक्कत क्या है कि टेक्स्ट होना चाहिए, बुक मेन है, यूट्यूब बाद में। कोई एक बुक होनी चाहिए भविष्यवाणिका पर। एक बुक है पर वो रॉ है, बेकार है। भविष्यवाणिका पर कोई बढ़िया बुक होनी चाहिए। अच्छा। एक पुलिन पांडा है, मैं जो अच्छा होता है मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। पुलिन पांडा जी काम कर रहे हैं भविष्यवाणिका पे, भविष्यवाणिका पे। उनको बुक लिखना चाह रहे थे। आज के 1 साल पहले मैं किसी चैनल पे था तो बात हुई थी, लेकिन अभी तक उनकी बुक आई नहीं। और इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, एक बार भविष्यवाणिका ट्रेंड किया, अब इस वक्त रुक गया है। बिल्कुल। अब 25 आ रहा है तो लोगों को भविष्यवाणिका की फिर याद आने दोबारा से। और मैं सच बताऊं, लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उनके पास मतलब 1,50,000 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए हैं, वो लोग उसको इन्वेस्टमेंट के लिए या बचाने के लिए वो बहुत परेशान है। मतलब बाल बच्चे क्या करेंगे। और ये चाहे ज्योतिषी लोग डराए हों, चाहे उनका डरना जायज़ हो, पर वो डर रहे हैं लोग। डरना खासकर डरना मना है नहीं, पर डरना चाहिए, ऐसी कुछ नहीं, डरना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि जब ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में जो हो रहा सबके साथ होगा। अगर इस तरह का कुछ होगा तो राम का नाम लिया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। और क्या क्या कर सकते हैं सर, ताकि हम लोग थोड़ा सा इस मुसीबत से बच सकें, कोई पर्सनल लेवल पे? गायत्री मंत्र करें, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, जिनमें इतनी शक्ति है कि वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ों से भी बच सकता है इंसान। मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 ऐसे मंत्र हैं जिनकी वजह से भारत मतलब 1000 विफलताओं के बाद भी हमारी सभ्यता खड़ी है और गगनचुंबी है। क्योंकि लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण अभी तक कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कोने में, किसी पहाड़ पे कुछ न कुछ लोग, और कुछ लोग ये मंत्र लगातार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कहीं जो छुपे हुए लोग हैं, जो बताया जाता है कि पहाड़ों पे हैं, तो उन सब में सबसे ज़्यादा महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं लोग। जो वो ऐसा साधुओं ने बताया है। ज्ञानगंज बोले, या अगर उसको एक और भी नाम दिया जाता है चाइनीज, उसके अंदर मुझे नाम वो याद नहीं आ रहा है, पर द गोल्डन सिटी, ऐसा बहुत सारे नाम उस जगह को दिए गए हैं। मिथिकल है, पर अगर होती है ऐसी जगह तो आई एम श्योर कि वहाँ पे गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर किया जाता होगा। मिथिकल नहीं है, वहाँ के बारे में 2 स्टोरीज बड़ी मशहूर हुई हैं। एक तो लिपिबद्ध है, लिखी हुई बुक है, बुक का नाम मुझे नहीं मालूम। एक कोई अंग्रेज थे, इंग्लिश, इसी दिल्ली की किसी होटल में रुके हुए थे। शोध करने वाला कोई आदमी था, वो खोजी प्रवृत्ति था। तो ज्ञानगंज या जो भी हो, हिमालय पर वो गए और उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वो पहुंच गए। तो उन्होंने कहा तुम कैसे यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, शोध करना चाहता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है, उस बुक में है कि कमंडल से पानी निकाल के और जो साधु थे उन्होंने इनके ऊपर फेंका, ये फिर उसी होटल में मिले। अच्छा, मतलब खुद को इन्होंने वहीं पाया। अच्छा, उन्होंने लिखा है। खोजने पर अगर सर्च किया जाए, आप लोग तो सर्च कर सकते हैं, तो ये मतलब मिल जाएगी कि कौन सी बुक है। ओके। दूसरा, कुछ ऐसे लोग कहे जाते हैं कि वहाँ पहुँचे तो उनके पूर्वज वगैरह मिले, इस तरह की भी बातें हैं। अर्थ बहुत कम एक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल। और आप ये सोचिए, अर्थ की तो बात ही अलग है, समुंदर कितना कम एक्सप्लोर्ड है। मेरे से 90% ऑफ द सी स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसा कहा जाता है कि जो नासा है, नासा पहले समुंदर का काम करता था। अच्छा। समुद्र में
एक बार वो समुद्र में कुछ कर रहे थे, उनको 300 या 400 फीट का या मीटर का लंबा चौड़ा सांप दिखा। अच्छा। हाँ, तो ये सब छोड़ छाड़ के फिर ऊपर वाला काम करने लगे। जी, ऊपर का काम करने लगे। तो सर मतलब 2025 बहुत अंधकार में साल होने वाला है, 2025-26 भी। जी, अंधकार में के साथ मैं इतना पॉजिटिव लोगों से कहना चाहूँगा। हाँ, कुछ तो एंड में हम पॉजिटिविटी दे दें लोगों को। हाँ, कि लोग खुश रहेंगे, चाहे जो भी चीज़ें हों, लोग खुश रहेंगे। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि अपने सारे पैसे इन्वेस्ट ना करें। अच्छा। कि जनरली लोग कह रहते हैं बिजनेसमैन का तो सारा पैसा। सर एक बात बताइए, अखंड भारत का सपना कभी पूरा होगा? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल टूटने के चांसेस तो नहीं है? नहीं, 2025 वगैरह में एक चीज़ मैं 2025-26 में देख सकता हूँ, बांग्लादेश से भारत का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बांग्लादेश से? बांग्लादेश वो तो फ्रेंडली नेबर है। फ्रेंडली तो नेशन है ना। हाँ, लेकिन आदमी तो फ्रेंडली नहीं है। और अभी आई थिंक काफ़ी वो बदले हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, जब से वहाँ पे सर तख्ता पलट किया गया सरकार का। हाँ हाँ, मतलब वो तो शेख हसीना ऐसा कहा, तो ये तो कहा जाता है कि एक उसके तहत हुआ है। अच्छा। साजिश के तहत कि इनको पैसे दे दिए गए और चीन और यूएस खेल रहे हैं बांग्लादेश से। चीन और यूएस। जी। और यूएस का भी कोई बहुत बड़ा मतलब यूएस का भी कोई फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है। देखिए, अभी तक तो फिलहाल तो राजा है ना, लेकिन फ्यूचर उसका धार के फ्यूचर तो आप 24 से ही देखिए, कमजोर डाउन नहीं है। डाउन है। उनका जो प्रेसिडेंट भी ढंग से चल नहीं पाता है। प्रेसिडेंट चल नहीं पाते हैं। और 2025 होगा वो इकोनॉमिकली यूएस के लिए बहुत खराब होगा। तो 2025 एट द एंड हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला। बस ट्राई करें कि किसी तरीके से सर्वाइव कर लिया जाए। बस जो मंत्रों की बात हुई, मंत्र पढ़ें, और जब बिल्कुल मंत्रों के लिए समय ना हो तो राम राम करें। राम राम करें। राम का नाम तो आपको और जगह ले ही जाता है, पार करा ही देता है। बिल्कुल। तो सर आज यहाँ एंड करते हैं पॉडकास्ट का। और भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिप्रेसिंग ज़रूर है ये वाला, पर लेकिन जैसे सर ने बताया कि भाई ज्योतिष का काम ही है भविष्य बताना। बाकी काम पर बिना मतलब का है। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये बात इनकी कि बेकार का काम है बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं। तो सर ये बात बेकार मतलब क्या, उपाय काम नहीं करते? देखिए, मंत्र ही उपाय हैं। और लेकिन ये चावल गिरा देना, आटा मल देना और यहाँ पे 5, 6, 7 लिख देना, ये सब बहुत बड़ा मजाक हो रहा है लोगों के साथ। लोग कर रहे हैं बेचारे, इससे कुछ नहीं होता। मंत्र करें। ऐसा सेट कि भाई ज्योतिष का एक ही काम होता है, आपके भविष्य के बारे में बताना, ठीक है। और 2025 के बारे में जो आई थिंक हम सब लोगों ने ऑलरेडी सुना ही हुआ है। बहुत सारे ज्योतिषों ने इसके बारे में प्रेडिक्शन किया है और आज कंफर्म भी कर दिया है सुशील जी ने कि 2025 बहुत बुरा साल होने वाला है। थोड़ा संभल के रहो, देखते रहो तरुण शर्मा शो। और 2025 में होपफुली हम लोग 2025 में आपको ऐसे पॉडकास्ट देते रहेंगे तो थोड़ा सा टाइम पास होता रहेगा। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।